हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएम लॉ क्लासेज। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 की सेक्शन 493 से लेकर 498 तक, जो डील करती है ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज, विवाह के संबंधी जो अपराध हैं उनसे रिलेटिंग ये सेक्शन है और चैप्टर 20 में दी गई है। तो आईपीसी 1860 के चैप्टर 20 जिसका हेड है ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज, विवाह के संबंधी जो अपराध है, इस चैप्टर में सेक्शन दी गई है 493 से लेकर 498 तक। टोटल इसमें ये सेक्शन है 6 सेक्शन। तो 6 सेक्शन में से 6 की 6 ही सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन है, महत्वपूर्ण सेक्शन है और इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो विवाह संबंधी अपराधों के विषय में जो चैप्टर 20 है उसमें सबसे कम सजा किस सेक्शन में है, यानी इतनी गहराई से भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर एक सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं विवाह संबंधी जो अपराध है इनसे। तो आपको ये डीपली पढ़ना और याद करना है क्योंकि हर सेक्शन से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और आगे भी पूछे जाएंगे। सबसे पहली सेक्शन लेते हैं सेक्शन 493। सेक्शन 493 में बताते हैं कि यदि कोई पुरुष किसी महिला के साथ लॉफुल मैरिज न होते हुए, लॉफुल मैरिज नहीं होते हुए प्रवचना के द्वारा, ठीक है, प्रवचना के द्वारा यह विश्वास दिलाता है उस लेडी को, उस फीमेल को, कि उसकी जो शादी है वो विधि पूर्वक हो चुकी है, ठीक है, जबकि उसका आशय क्या है, इंटेंशन क्या है, उस स्त्री के साथ सहवाग करना या सेक्सुअल इंटरकोर्स करना। ये इंटेंशन है इसके पीछे कि भाई हम तो विधिपूर्ण विवाह से बंधे हुए हैं और हम ये कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है, विधिपूर्ण विवाह नहीं है और स्त्री के साथ वो जो है इंटरकोर्स या सहवास करता है, तो उसकी सजा सेक्शन 493 में दी गई है 10 वर्ष तक की सजा प्लस फाइन, जुर्माने के साथ उसकी सजा है। 10 साल तक की सजा उसको दी जा सकती है, इसके लिए प्लस जुर्माना उसको दिया जा सकता है यदि वो ये अपराध करता है, 493 का अपराध करता है। जैसे किसी लड़के ने किसी लड़की के गले में एक मंगलसूत्र टाइप का कुछ बांध दिया और कहता है, उसे विश्वास दिला दिया लड़की को कि हमारा जो है शादी विधि पूर्वक हो चुकी है, ठीक है, इंटेंशन क्या है उसकी, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की, वो करता है तो इस धारा का वो अपराधी होगा। सेक्शन 494 है कि पहली पत्नी या पत्नी के जीवित रहते हुए जीवन काल में दूसरी शादी करना, उनके जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना ऑफेंस है इसमें 494 में। और सजा कितनी है इसकी, 7 साल तक की सजा उसको दी जा सकती है और जुर्माना उसको दिया जाएगा। कौन, जो पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करेगा, ठीक है, जबकि वो पहला विवाह जो है उनका है वो शून्य नहीं है, वो विवाह के रहते हुए भी वो दूसरी शादी करेगा तो 7 साल की सजा या उसको
7 साल की सजा जुर्माने के साथ दी जाएगी। एक्सेप्शन है इस सेक्शन में, अपवाद दिए गए हैं कुछ, कि पहला है कि यदि किसी प्राधिकार मान व्यक्ति के द्वारा वो शादी शून्य करार दी जा चुकी है, उनकी शादी शून्य करार न्यायालय के द्वारा दी जा चुकी है, तो दूसरी शादी करना इस सेक्शन में अपराध नहीं होगा, ये सेक्शन वहां लागू नहीं होगी। पहली तो चीज ये हो गई कि यदि न्यायालय के द्वारा उनकी शादी शून्य करार दे दी गई है या मतलब विवाह विच्छेद हो गया है तो दूसरी शादी करना अपराध नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज है कि यदि पत्नी या पति 7 वर्ष तक उपस्थित नहीं हुए हैं और उनकी उपस्थिति का या उनके जीवित रहने का कहीं कोई सुना गया नहीं है, तो 7 साल तक उनके बारे में कहीं सुना नहीं है, वो 7 साल से आए भी नहीं है पति या पत्नी, तो दूसरी शादी करना इस सेक्शन के तहत अपराध नहीं है। ठीक है। तीसरी चीज है कि यदि पक्षकार कोई नहीं, दोनों पक्षकार मुस्लिम समुदाय से हैं, तो ये सेक्शन वहां लागू नहीं होगी। 494 में दूसरी शादी करना उनके लिए अपराध नहीं है। ठीक है। अब एक इसमें 2-4 चीजें आती हैं कि जैसे विवाह होते समय यदि एक पक्ष को मालूम ही नहीं है, मान लीजिए एक लड़का है और बी लड़की है, इसकी पहले शादी हो चुकी है सी के साथ, लेकिन बी को नहीं पता है इस फैक्ट का, इस जानकारी के बारे में इसकी जानकारी नहीं है कि ये कि पहले शादी हो चुकी है, तो बी से जब वो शादी करता है तो बी यहां इस सेक्शन की अपराधी नहीं होगी। ठीक है। ये केस है कि गीता देवी बनाम उत्तर प्रदेश 2000 का केस है, गीता देवी वर्सेस यूपी स्टेट 2000 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये निर्णय है। ठीक है। तो ये क्या होगा, यहां दोषी ये नहीं समझी जाएगी यदि उसको जानकारी नहीं है। ठीक है। और यदि वो पक्ष जिसने आरोप लगाया है द्विविवाह का कि भाई इसने द्विविवाह किया है, जैसे ए एक पत्नी है किसकी, बी की पत्नी है, ए पत्नी है बी की, और बी ने इस पर आरोप लगाया है द्विविवाह का कि इसने सी से विवाह कर लिया मेरे जीवित रहते, लेकिन ये उस विवाह को प्रूव नहीं कर पाई है, सिद्ध नहीं कर पाई है, तो ये यहां दोषी नहीं माना जाएगा द्विविवाह का, क्योंकि ये प्रूव ही नहीं कर पाई है कि ए ने द्विविवाह किया है। ठीक है। सुधीर कुमार कुंडू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1992 का ये केस है। ठीक है। सुधीर कुमार कुंडू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1992 का ये केस है इस तरह का, जहां ये प्रूव नहीं कर पाई है तो वो द्विविवाह का दोषी नहीं माना जाएगा। ये चीज हो गई इसमें। एक यदि विवाह इस एक अधिनियम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से पहले यदि किसी हिंदू ने दूसरी शादी की है जीवित रहते हुए, तो उसको इस सेक्शन में अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है। ये भी 1955 की बात हुई। एक ये है कि यदि कोई धर्म बदलकर शादी करता है, जैसे ए ईसाई धर्म में जाकर वहां बी लड़की से शादी करता है, ठीक है, फिर हिंदू में वापस आकर सी लड़की से शादी करता है, तो भी यह दोषी माना जाएगा। धर्म परिवर्तन करके भी यदि वो शादी करता है तो इस सेक्शन का दोषी माना जाएगा। करंजन
करंजम असमान, करंजम असमान का ये केस है 1989 का। करंजम असमाल, असमाल करंजम असमाल का केस है कि इसने क्या किया, पहले ईसाई धर्म में गया, ईसाई धर्म की लड़की से शादी की, वापस हिंदू बना, हिंदू धर्म में भी शादी कर ली, तो इसको जो है दुर्विवाह का दोषी माना गया कोर्ट के द्वारा। ये केस है। तो ये कुछ केस हैं जो इसको जानना, इनके बारे में जरूरी था। अब चलते हैं सेक्शन 495 में, जो पहले विवाह को छुपाएगा और दूसरी, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि ए शादी इसकी सी से है लेकिन बी से शादी करते हुए बी से ये बात छुपाता है, तो ए यहाँ 495 के तहत भी दोषी होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, पूर्व विवाह को छुपा रहा है, पूर्व विवाह को जो छुपाएगा, ठीक है, तो उसे 10 साल तक की सजा प्लस जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। 496 है कि जो कोई बेईमानी से, कपट पूर्वक आशय से विवाहित होने का क्रम, जो कोई कपट के आशय से या बेईमानी के आशय से विवाहित होने का क्रम यह जानते हुए पूरा करेगा, यह जानते हुए पूरा करेगा कि वह विवाह विधि पूर्वक नहीं है, ठीक है, कि वह विवाह विधि पूर्वक नहीं है, वो 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माने के साथ, 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा, पनिशमेंट उसको दिया जाएगा। ये एग्जाम में पूछा गया है जो का तो, कि जो कोई कपट पूर्वक बेईमानी का आशय रखते हुए विवाह होने के क्रम को पूरा करेगा और जानकारी रखता है कि ये विवाह विधि पूर्वक नहीं है, तो वह कौन सी सेक्शन में दोषी होगा, 496 में दोषी होगा। क्वेश्चन आया हुआ है पहले, ठीक है। अब देखते हैं 497 हम लेंगे बाद में एडल्टरी, जो कि हटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। 498 लेते हैं। 498 में है कि जो कोई दूसरे की पत्नी को, जो कोई दूसरे की पत्नी को यह जानते हुए कि वो दूसरे की पत्नी है और जानकारी विश्वास करने का कारण भी है, रीजन टू बिलीव भी है और नॉलेज भी है कि ये पत्नी दूसरे की है, उसको इस इंटेंशन के से कि उसके साथ संभोग करे, अयुक्त संभोग करे या उसको निरुद्ध में रखे, ठीक है, उसको जो है निरुद्ध में रखे, फुसला कर ले जाएगा उसे या ले जाएगा, ठीक है, ले जाना या फुसला कर ले जाना, कहां से, दूसरे की पत्नी की जानकारी है वहां से, या जहां उसने उस पत्नी को किसी की देखभाल में रखा हुआ है, जैसे ए बी की पत्नी है लेकिन रहती उसके भाई के साथ है या उसके सास ससुर के साथ है, वहां से फुसला कर ले जाएगा या ले जाएगा। तो 498 में किसी दूसरे की पत्नी को ले जाना, ठीक है, 2 साल तक की सजा इसमें होगी, या जुर्माना या दोनों उसको दिए जा सकते हैं। इस चैप्टर में सबसे कम सजा 498 में किसी विवाहित स्त्री को भगा ले जाना, फुसला कर ले जाना, ये इसमें किसके लिए, अयुक्त संभोग के लिए या निरुद्ध रखने के लिए, 2 साल की सजा, जुर्माना या दोनों। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें कौन से सबसे कम सजा है। अब बात करते हैं 497 एडल्टरी के बारे में, जार कर्म के बारे में, व्यभिचार के बारे में, ठीक है।
497 एडल्टरी, जारकर्म हटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2018 में। जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में हटा दिया गया है इसको। 5 जजेज की बेंचों ने इसको 5-0 से एक मत फैसले से ये निर्णय दिया कि ये जो है हटा दी जाएगी। इस बैच के हेड थे जस्टिस दीपक मिश्रा, ठीक है, जस्टिस दीपक मिश्रा हेड थे, और 4 जजेस थे, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस खांडवेलकर, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नरीमन। तो ये 5 जजों की बैच थी। उस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा इसके बैच के हेड थे, ठीक है। तो उन्होंने इसको जो है एक मत से यानी 5-0 से हटा दिया था कि ये जो है सेक्शन हटा देनी चाहिए। अब ये सेक्शन क्या थी ये देख लेते हैं, और क्यों हटाई, किस लिए हटाई ये देख लेते हैं। सेक्शन में था कि ए की पत्नी है बी, जिसका बॉयफ्रेंड है सी। ये एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप में थे, तो इसको क्या समझा गया, एडल्टरी समझा जाता, एडल्टरी है ये, एडल्टरी समझा क्या जाता है एडल्टरी। तो इसमें यदि ए को पता चल गया इनके बारे में, तो वो सी के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर कर सकता है अंडर सेक्शन 497 आईपीसी, ठीक है। लेकिन ए की कोई गर्लफ्रेंड है जेड, इसी ए की गर्लफ्रेंड है जेड, और बी को इसके बारे में पता चल जाता है जेड के बारे में, तो ये यहां इसके खिलाफ ये वाली सेक्शन में एफआईआर नहीं कर सकती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन 5 जजेस की बेंच ने इसको जो है हटा दिया, ठीक है। इसको और रीड विद अंडर सेक्शन 198(2) ऑफ सीआरपीसी, ठीक है, इनको हटा दिया गया। हटाया क्यों है, क्योंकि ये कर सकता है लेकिन ये नहीं कर सकता। और यदि यहां इस रिलेशन में ए की सहमति है तो ये ऑफेंस नहीं है। इसलिए इन्होंने क्या इसमें बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये मोरल ऑफेंस है, ये मोरल तरीके से रोंग है, नैतिकता के विरुद्ध तो है, लेकिन ये क्रिमिनल एक्ट नहीं बनता, ये जो है आपराधिक एक्ट नहीं बनता कि इसके लिए किसी को जेल में डाला जाए। हाँ, ये है कि यदि ए को पता चलता है तो वो यहां बी से तलाक फाइल कर सकता है और तलाक हो सकता है उसका। यही सेम कहानी यहां भी है, बी भी तलाक ले सकती है, ठीक है। लेकिन अंडर सेक्शन 497 में, जिसमें 5 साल तक की सजा थी, किसी को सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये यहां भी इसकी चॉइस है, इस लेडी की चॉइस है। हालांकि मोरलिटी वो रोंग है, मोरल रोंग है, नैतिकता के विरुद्ध है, लेकिन यहां इसकी चॉइस है कि वो अपनी सहमति से सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकती है, ठीक है। तो ये सेक्शन 497 हटा दी गई है, अब ये सेक्शन नहीं है। तो ये हमारा चैप्टर विवाह से संबंधित जो अपराध है उनके विषय में था। मुझे लगता है ये अच्छे से डिस्कस हुआ है। आपको यदि पसंद आई है वीडियो तो जरूर इसे लाइक करें, कमेंट करें जरूर, कोई भी बात रह गई है या कुछ और इसमें ऐड करना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।